तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करने वाले हैं और इस रिवीजन में हम लोग सारे टॉपिक को तो एक क्लास में नहीं देख पाएंगे, लेकिन कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे वो हम बता देते हैं, है ना। मोस्टली इसमें हम लोग कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, सबसे पहले तो चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि सारा कहानी यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद चार्ज के बाद कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़े थे, चार्ज जब फ्लो करने लगता है तो क्या होता है, करंट। ठीक है, और करंट क्वेश्चन ये उठता है कि चार्ज फ्लो ही क्यों करता है, तो हम लोग पहुंच जाते हैं कहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे, है ना। और फाइनली हमें पता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है ना। और वो रिलेशन क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। कौन सा लॉ होता है, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ये सारा टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो स्टार्ट करते एकदम बेसिक से, शुरू से, है ना। फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स जो है, फिजिक्स में एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो सबको पता है फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। वैसे फेनोमेना को पढ़ते हैं जो नेचर में हो रहा है ना। यानी नेचर में जो भी होता है ना, उसी को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और फिजिक्स के द्वारा उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे एक एप्पल को हाथ से छोड़ते हैं तो एप्पल जमीन पे गिरता है ना। तो फिजिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि एप्पल को जब हम छोड़ते हैं तो जमीन पे क्यों गिरता है। कोई बता सकता है? तो उसका आंसर क्या है, क्यों गिरता है? ग्रेविटेशन के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना। तो उसी तरह फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे नेचर में जो घटना हो रही है, नेचर में जो हो रहा है, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सारा चीज जो स्टडी है वो सारा किस में हम लोग पढ़ रहे हैं, किस ब्रांच में आता है, साइंस के किस ब्रांच में, फिजिक्स में। तो फिजिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। बट यहाँ पे जो फेनोमेना हम पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग को जो पढ़ना है हम लोग के चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो हम लोगों ने नेचर में देखा लाइटनिंग। लाइटनिंग सब देखे हो, लाइटनिंग उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोग देखे होंगे, है ना। तो लाइटनिंग एक्चुअल में क्यों होता है, तो लाइटनिंग एक्चुअल में क्या है, उस फेनोमेना को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं। तो लाइटनिंग कुछ और नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक पार्ट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ते हैं वो होता है एसोसिएटेड विद चार्जेस एट रेस्ट, है ना। यानी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में उन सारे फेनोमेना को पढ़ते हैं जो एसोसिएटेड है चार्जेस एट रेस्ट से। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम एक कॉम्ब से, कॉम्ब देखे हो, कॉम्ब के बारे में सबको पता है। कॉम्ब से जब हेयर को रब करते हैं, ठीक है, और उसके बाद कॉम्ब के पास पेपर पीस को ले जाते हैं, तो कॉम्ब पेपर पीस को क्या करता है बताओ, अट्रैक्ट करता है क्या? तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉम को जैसे ही हम हेयर से रब करते हैं तो कॉम पे क्या डेवलप हो जाता है, चार्ज डेवलप हो जाता है। लेकिन ये चार्ज मूव नहीं कर रहा है, ये कॉम से कहीं जा नहीं रहा है, कॉम पे ही है। तो ये जो चार्ज है वो रेस्ट में है। तो इन सारे फेनोमेना को भी हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं, है ना। इन सारे फेनोमेना को भी हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। और एक और पार्ट हम पढ़ते हैं एसोसिएटेड विद चार्जेस इन मोशन। यानी दोनों पार्ट को, चार्जेस एट रेस्ट, चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो क्या क्या होता है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। चार्ज जब मोशन में रहता है तो क्या क्या होता है उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज करता है कि हाउ वी मेजर द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, हम जान रहे हैं कि चार्ज जब फ्लो करेगा तो उसको हमको पढ़ना है। तो हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज को कुछ नाम तो देना पड़ेगा, है ना। चार्ज जो फ्लो कर रहा है उसको अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बेसिकली हम लोग जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दो चीज रिलेटेड है इलेक्ट्रिक करंट से। पहला पॉइंट जो है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट को कौन से इंस्ट्रूमेंट, आर्म मीटर। वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वो होता है आर्म मीटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि इलेक्ट्रिक करंट तो समझ गए कि फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो
उससे रिलेटेड एक वर्ड है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का अगर रियल में डिफिनीशन आप जानते होगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यही होता है ना। लेकिन ये क्वेश्चन तो एराइज होता है ना कि आखिरकार ये जो चार्ज है, चार्ज फ्लो ही क्यों करता है? कौन है जो चार्ज को फ्लो करवाता है एक कंडक्टर में? चार्ज फ्लो करता है हम समझ गए, लेकिन चार्ज को फ्लो कौन करवाता है? कौन फ्लो करवाता है चार्ज को? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी गुड। तो चार्ज को आखिर फ्लो कौन करवाता है? तो चार्ज फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको थोड़ा बहुत डिटेल में भी आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वो फैक्टर है जिसके कारण चार्ज क्या करता है, एक कंडक्टर में फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जस्ट लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे ये पाइप है ना, ये पाइप है, ये हॉरिजेंटली ग्राउंड पे रखा हुआ है और इस पाइप में वाटर है। अब एक बात बताओ, इस पाइप से पानी फ्लो करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है, अभी नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को ऊपर ले जाते हैं, यानी हम कुछ इस टाइप से इसको पुश करते हैं, तो ये ऊपर ऐसे पाइप मुड़ जाता है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इस पाइप को उठा दिया। अब इसमें जो पानी है, ये पानी फ्लो करेगा या नहीं करेगा बताओ? यहाँ पे भी पानी था, यहाँ पे भी पानी था। सेकंड केस में पानी फ्लो कर रहा है, फर्स्ट केस में पानी फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये ए और ये वाला पॉइंट है ये है बी। अगर दोनों पॉइंट का अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी वो सेम है या अलग अलग है बताओ? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों पॉइंट का सेम है। तो अगर दोनों का पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो यहाँ पे पानी फ्लो नहीं करता है। ठीक है, और जैसे ही क्या होता है, ये डिफरेंस आ गया है ना, देखो ये जो हो गया, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा हो गया और बी पॉइंट का वहीं रह गया है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी ये दोनों अलग अलग है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। तो यहाँ अगर हम आपसे पूछे कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ डिफरेंस है, तो बिल्कुल है। और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो पानी फ्लो करता है। और उसी तरह जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, या कंडक्टर में, जिसमें चार्ज तो ऑलरेडी है, चार्ज हर जगह है, ठीक है, कंडक्टर में ऑलरेडी चार्ज है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वो चार्ज भी फ्लो करने लगता है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आया? ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब बात ये है कि क्वेश्चन ये आता है कि विच डिवाइस प्रोड्यूसेस और मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो पानी के केस में यहाँ होता है बैटरी, तेल और बैटरी। क्या बात है जी, वेरी गुड, सबको याद है ना। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किए रहता है या पोटेंशियल डिफरेंस को ये प्रोड्यूस करता है? क्योंकि बिना पोटेंशियल डिफरेंस के फ्लो तो करेगा नहीं चार्ज। तो वो हमारे पास जो डिवाइस है जो इस काम को करता है वो कौन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल या बैटरी। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंच गए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताओ? यहां तक फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है? हम पूरा चैप्टर का फ्लो चार्ट ही बना, पूरा चैप्टर नहीं मतलब जितना पार्ट पढ़ा रहे उसी का फ्लो बता रहे। कुछ डाउट किसी को? नंदिनी? नो सर। चलो अब देखो यहाँ पे एक और सवाल है, क्वेश्चन एराइज होता है ना। एक्चुअल में क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है ना कंडक्टर में, तो कोई है जो करंट को नहीं, चार्ज जो फ्लो करता है ना कंडक्टर में, तो कोई ऐसा है जो इस चार्ज के फ्लो को रोकता है ना। तो यहाँ क्वेश्चन एक और एराइज करता है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। चार्ज जब कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है ना, तो उसको कोई ना कोई ऐसा है जो रोकता है, पता है आपको, है ना। और कौन रोकता है? तो एक्चुअल में वो कंडक्टर का ही एक प्रॉपर्टी है। और वो प्रॉपर्टी क्या है, जिसके कारण चार्ज के फ्लो में रेसिस्टेंस पैदा होता है, मतलब थोड़ा बहुत रुकावट पैदा होता है, वो क्या है? वो क्या है? रेसिस्टेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो रेसिस्टेंस है, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि किसी किसी मटेरियल का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, किसी का रेसिस्टेंस कम है ना। ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, कोई ज्यादा रोकता है, कोई कम रोकता है ना। तो कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा जिसपे ये
क्या करता होगा, डिपेंड करता होगा। तो जब हम देखते हैं कि रेसिस्टेंस आखिर किस पे डिपेंड करता है, तो ये बेसिकली 3 चीजों पे डिपेंड करता है ना। वैसे तो चौथा पॉइंट भी है, वो भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे। ये डिपेंड किस पे करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है पहला लेंथ पे, ठीक है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेरी गुड। थर्ड किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, एक और पॉइंट था जो इसमें हम नहीं लिखे हैं, है ना, वो अलग से लिख देंगे या बता देते हैं। एक और चीज है जिसपे ये डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, आप लोग में से कोई बता सकते हो, टेम्परेचर। चलो, तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, वेरी गुड, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस के बाद एक और चीज आता है, एक और चीज क्या आता है एक्चुअल में, देखो रेसिस्टेंस लेंथ बढ़ाते हैं तो चेंज हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं तो भी रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा चीज चाहिए ना, कुछ ऐसा क्वांटिटी चाहिए, कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो क्या हो, जो चेंज ना हो, एटलीस्ट लेंथ और एरिया पे डिपेंड ना करे, क्योंकि लेंथ तो बार बार हमें चेंज करना होगा, एरिया तो बार बार हमें चेंज करना होगा। तो कोई ऐसा क्वांटिटी हम चाहते हैं जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड ना करे। हाँ, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल बदले तो वो बदल जाए, नेचर मतलब मटेरियल बदले तो वो भी बदल जाए। आप लोग में से कोई गेस कर पा रहे हो हम किस मटेरियल की बात कर रहे हैं, किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, रेसिस्टिविटी, वेरी गुड, है ना। तो रेसिस्टेंस के साथ एक और सवाल आता है हमारे पास कि व्हाट नेम इज गिवन टू रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। तो देखो, ये यूनिट वॉल्यूम जो है ना, वो बहुत बड़ा बात बोलता है, जो आप लोग बहुत बार बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, वैसे आप लोग तो ध्यान देते हो, है ना। ये है यूनिट वॉल्यूम, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट नेम इज गिवन टू रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया कि भाई कुछ भी लो, हम तो एक ही लेंथ लेंगे 1, एरिया लेंगे 1, यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या, पूरा 1 हो गया। तो आप कुछ भी दो हमको, कितना भी बड़ा दो, हम चाहते हैं बस यूनिट वॉल्यूम, उस मटेरियल के यूनिट वॉल्यूम को हम रख के देखना चाहते हैं कि उसका जो यूनिट वॉल्यूम है वो कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो कितने चार्ज को रोकता है। बात समझ में आया? तो बस हम ये चाहते हैं, तो ये चाहते हैं तो इसको हम स्पेशल नाम दे देते हैं, है ना। तो इसको जो नाम हम देते हैं, जो यूनिट वॉल्यूम का रेसिस्टेंस है, यूनिट वॉल्यूम का जो रेसिस्टेंस है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल का जो रेसिस्टेंस है, उसको हम नाम क्या देते हैं, रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब अगेन क्वेश्चन उठता है कि रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। वैसे एक बात बताइए, रेसिस्टिविटी है क्या, अगर कोई पूछे कि रेसिस्टिविटी है क्या, तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टिविटी क्या है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। नहीं, कोई और बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। हाँ वो तो हो गया डिफिनेशन। हाँ, रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, वेरी गुड, ठीक है। ऐसे रेसिस्टिविटी हम जो पूछना चाह रहे थे, हम ये बोल रहे थे ना कि रेसिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेसिस्टेंस ही है, बट यहाँ पे फिक्स कर दिया कि रेसिस्टेंस किसका, तो यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल का। सिर्फ रेसिस्टेंस कर रहे हैं तो उसमें हम ऑब्वियस बात मटेरियल ले रहे हैं, लेकिन उसका लेंथ एरिया कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे। लेकिन रेसिस्टिविटी जब हम बोल रहे हैं तो हम उस मटेरियल का यूनिट वॉल्यूम लेंगे, यानी लेंथ और एरिया, यानी टोटल वॉल्यूम हम फिक्स कर दिए और उसका रेसिस्टेंस ही निकाले। तो रेसिस्टिविटी कुछ और नहीं, ये रेसिस्टेंस ही है, बट किसका रेसिस्टेंस है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल का, क्लियर। और रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, बताओ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ क्रॉस सेक्शन नेचर ऑफ मटेरियल, बस इस पे डिपेंड करता है। और हाँ, टेम्परेचर, याद रखना, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल, दोनों डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। लेकिन रेसिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, बट रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है आप ही लोग के द्वारा कि सर चार्ज को फ्लो करने से रेसिस्टिविटी रोकता है, और सर इसको इसका इनर्शिया भी रोकता होगा क्या, या रेसिस्टिविटी ऐसा ही कुछ है।
अच्छा देखिए, क्वेश्चन तो वैसा कुछ आप लोग को पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन पूछने का मतलब है, थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन है कि रेसिस्टिविटी क्या चार्ज के फ्लो को रोकता है, ये क्वेश्चन है। तो रेसिस्टेंस क्वेश्चन ये अब हम आपको आपसे पूछना चाहते हैं, जो भी ये क्वेश्चन पूछे, क्या रेसिस्टेंस चार्ज के फ्लो को रोकता है? रेसिस्टेंस चार्ज के फ्लो को रोकता है, यस और नो? यस Yes, Yes, sir. है ना? yes, sir. तो रेसिस्टिविटी भी क्या है? वो रेसिस्टेंस ही है ना, वो रेसिस्टेंस ही है, वो कुछ और नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी चार्ज के फ्लो को रोकेगा। लेकिन बात क्वेश्चन ये आ रहा है, एक्चुअल में पता है क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे सर, ये पढ़ क्यों रहे, क्यों ये आया, ये वर्ड क्यों आया, जब रेसिस्टेंस भी वही है, रेसिस्टिविटी भी वही है, तो आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो वो थोड़ा सा हम 2 मिनट में बता देते हैं इसका ये नहीं पूछ रहे सर, इनर्शिया का कुछ कनेक्शन है क्या इससे? इनर्शिया का कनेक्शन हर जगह रहता है, बहुत जगह अगर डीप में जाएंगे तो इनर्शिया का कनेक्शन रहेगा ही, ऑब्वियस ही बात है रहेगा। बट यहाँ पे कुछ वैसा कुछ कनेक्शन नहीं है, अगर डायरेक्टली देखो तो कोई कनेक्शन नहीं, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया, तो चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं मेजर क्या क्या टॉपिक था। तो सारा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए, जितना हम लोग इस आज के क्लास में रिवाइज करने वाले, सारा बेसिक हम फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ लिए। अब इसमें से 3 बहुत ही अभी जो इंपॉर्टेंट, रेजिस्टिविटी बता रहे थे, अच्छा उसको बता दे क्या? रेसिस्टिविटी ये बता Yes, रहे थे sir. कि मान लो रेसिस्टिविटी अगर दिया हुआ है 2, ठीक है, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या दिया हुआ है? 2। यूनिट पता है रेसिस्टिविटी का, बताओ यूनिट। ओम मीटर. Rho ओम मीटर. 2 ओम मीटर, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालने का तरीका देखो, अगर भूल गए तो R इक्वल टू क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला पता है, रो L बाई A पता है सबको। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रेसिस्टिविटी हो गया, और लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर, ठीक है। और एरिया का यूनिट क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ ये नहीं होगा, ओम मीटर होगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, और रो इक्वल टू कितना आ गया बताओ? ओ मीटर, ठीक है। तो अगर आप कभी भूल जाए तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो यूनिट। समझ में आया कैसे हम कैलकुलेट किए यूनिट निकाले रेसिस्टिविटी का, ठीक है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, कि रेसिस्टिविटी जो है वो क्या है? 2 ओम मीटर है, इसको हम 2 यूनिट ले लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। रेसिस्टिविटी हम क्या ले लेते हैं? 2 यूनिट। अब थोड़ा सा इसको समझना, तो कोई एक मटेरियल है जिसका रेसिस्टिविटी जो है, कोई एक मटेरियल है, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट मत मानना, ऑब्वियस सी बात है, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कॉपर, ठीक है। इसका रेसिस्टिविटी हम क्या ले लिए? 2 यूनिट, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। अब रेसिस्टिविटी अगर इसका 2 यूनिट ले लिए हैं, और कोई बोलता है कि हम मार्केट से 4 मीटर का कॉपर वायर लाए, कितने लेंथ का? 4 मीटर का। कितने लेंथ का लाया है? जिसका 4 मीटर लेंथ है, और 4 मीटर लेंथ है, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 2 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो इसका लेंथ पता है, और क्या पता है? एरिया पता है, ठीक है, लेंथ और एरिया पता है, लेकिन इसका रेसिस्टेंस हमको नहीं पता है। लेकिन हमें क्या है? रो पता है, और रो हमको पता है कि कितना भी ले आए, ये पता है कि 2 यूनिट ही होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लेंथ और एरिया की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं बताओ? लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू एरिया होता है। तो लेंथ हो गया 4 मीटर, और एरिया हो गया 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 यूनिट रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब का। कितने वॉल्यूम का? 1 मीटर क्यूब का रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 2 यूनिट। तो बताओ 8 मीटर क्यूब का रेसिस्टिविटी क्या, ये 8 मीटर क्यूब का रेसिस्टेंस क्या होगा? ये जो 2 है, ये 1 मीटर क्यूब का क्या है? रेसिस्टेंस है। 2 जो है वो 1 मीटर क्यूब का क्या है? रेसिस्टेंस है। तो बताओ 8 मीटर क्यूब का रेसिस्टेंस क्या होगा? 8 इंटू 2, और दैट इक्वल टू कितना होगा? 16। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को अगर ये पता है ना, रियल में अगर हम लोग को रेसिस्टिविटी पता है, तो ये तो लेंथ चेंज होते रहेगा। लेंथ तो भाई कॉपर वायर का ऐसा नहीं है कि हमको अगर आज 2 मीटर चाहिए तो कल 4 मीटर चाहिएगा, परसों 8 मीटर, तो ये तो चेंज होता रहेगा। तो वहां पे हम रेसिस्टिविटी का यूज करते हैं। वहां पे हम किसका यूज करते हैं? रेसिस्टिविटी का। क्योंकि अगर रेसिस्टिविटी पता है तो हम आराम से
क्या कर सकते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ कॉपर पता है हमें, वॉल्यूम ऑफ कॉपर हमको पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हमको पता चल गया 8 मीटर क्यूब, तो बस उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको रेसिस्टेंस मिल जाएगा 16 ओम। बात समझ में आया? तो रेसिस्टिविटी की हेल्प से हम रेसिस्टेंस बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यही इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्म आया पूरे लेक्चर में, पूरे स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि कहानी यहीं से स्टार्ट हुआ था। फिर इलेक्ट्रिक करंट से कहानी कहाँ पे गया, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर फाइनली हम लोग किसको डिस्कवर किए, रेसिस्टेंस। तो ये जो तीनों रेड कलर में देख रहे हो, क्या ये इन तीनों में रिलेशन कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या है कि नहीं है? ऑब्वियस बात से इन तीनों में रिलेशन है, आपको भी पता है ना। और इन तीनों में जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन आई भी एंड आर, वो क्या है, वो है V इक्वल टू आई आर। और ये किस नियम से है, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स ने ये रिलेशन एस्टेब्लिश किया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो ये तीनों जो रेड कलर में है ना, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम ओवरऑल जो भी पढ़े, जो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्चुअल में 1 2 3 इन 3 क्वांटिटी के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये 3 क्वांटिटी जो है, उन सबका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला है ही। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंट होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, वहीं अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी फॉर्मूला होता है। पोटेंशियल डिफरेंस रिलेटेड है काम से, काम जो काम चार्ज पे किया जा रहा है। ठीक है, वन वर्क बाई वन है ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। इज इक्वल टू W। और रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिस्टेंस रिलेटेड है रेसिस्टिविटी से, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई A। तो 1 2 3 4 फॉर्मूला, और ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ओवरऑल कॉन्सेप्ट था इन शॉर्ट। बताओ, ऐसे पढ़ाते तो ज्यादा टाइम लगता, बट फ्लो चार्ट के थ्रू आपका ये जो टॉपिक है, ये सारा मोटा मोटी कवर हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलते हो, सही है? ठीक है, इसके अलावा भी डिटेल नोट्स है जो हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप समरी के रूप में पढ़ लीजिएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इस फ्लो चार्ट में जब कहीं भी अगर दिक्कत है तो बताओ, कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो, या क्लियर है? चेंज किया जाए स्लाइड, चेंज किया जाए? चलो यस सर। चलो ठीक है, चेंज करते हैं, है ना। और देखिए अभी हम शॉर्ट में और भी पॉइंट डिस्कस किए, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, अब जल्दी जल्दी करते कवर। ठीक है, ओवरऑल हम आपको सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट स्लाइड में चार्ज के बारे में, चार्ज क्या होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी है होता है जिसके कारण कोई भी मटेरियल या मैटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करता है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम, सबको पता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है ना, एनी ऑब्जेक्ट एक्वायर्स चार्ज बाय आइदर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे गेन करता है, मतलब चार्ज कैसे एक्वायर करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे एक्वायर करता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, आइदर गेन और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछना, हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला है Q इक्वल टू एन। ये भी फॉर्मूला आपको बताए थे चार्ज से रिलेटेड, जिससे मात्र एक क्वेश्चन बन रहा है, और 11th में जाइएगा तो इसको और डिटेल में पढ़िएगा। जहां पे एन क्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए हैं, गेन्ड और लॉस्ट, है ना। और ई क्या है, चार्ज का वैल्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ई क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का वैल्यू, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और 1 कूलम चार्ज जो है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। 1 कूलम ऑफ चार्ज जब हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड इसी बात को हम दूसरे वे में बोल सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, है ना, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है या लॉस करता है, तो वो कितना चार्ज एक्वायर्ड करेगा, 1 कूलम। ये बस समरी है। ठीक है,
इसमें कहीं दिक्कत है इस स्लाइड में बताओ? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो रोकना, ठीक है? जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक करंट पता है फॉर्मूला आपको, अमाउंट ऑफ चार्ज बाय टोटल टाइम, यानी I इक्वल टू क्यू बाई टी। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है, एमसीक्यू नहीं आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा टफ चांसेस है कि 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करना है। सबको पता है 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करना है? 1 एम्पियर का डिफिनेशन हमारे फॉर्मूला से ही बनता है ना? अगर हम Q का वैल्यू क्या कर दे 1 कूलम ले ले, और टाइम T का वैल्यू क्या कर दे 1 सेकेंड कर दे, तो I का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1/1 यानी 1 एम्पियर। और यहीं से हम डिफिनेशन निकालते हैं कि 1 एम्पियर इज द करंट, ये करंट का वैल्यू है। कब करंट प्रोड्यूस होगा? 1 एम्पियर इज द करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस फ्लोज इन 1 सेकेंड, है ना? तो किसी सर्किट से अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो उस सर्किट में कितना करंट प्रोड्यूस होगा 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आर्म मीटर, आपको पता है आर्म मीटर कैसा डिवाइस है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को मेजर करता है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में और पैरेलल में? बताओ। आर्म मीटर को सीरीज में, और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल, ठीक है? तो उसके बारे में बताने का जरूरत नहीं है। चलिए अब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जानते हैं। करंट ऑब्वियस सी बात है उस डायरेक्शन में फ्लो करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और दूसरे वे में बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है? अच्छा 1 कूलम को अगर डिफाइन करना हो, जैसे हमारे पास आ गया एक क्वेश्चन कि 1 कूलम को डिफाइन करना हो, तो 1 कूलम को आप लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या? इस फॉर्मूला से, I इक्वल टू क्यू बाई टी। इस फॉर्मूला से अगर I का वैल्यू क्या हो जाए 1 एम्पियर और टाइम क्या हो जाए 1 सेकेंड, तो बताओ Q क्या हो जाएगा 1 कूलम, तो है ना? तो 1 कूलम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो बस इसी को वर्ड में एक्सप्रेस कर देना है ना? इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, ठीक है? 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, देन द नहीं सॉरी चार्ज होगा ना, चार्ज, एक मिनट, ऐसे डिफाइन करेंगे, लिख देते हैं इस बात को। द अमाउंट ऑफ चार्जेस, इसको हम ऐसे करेंगे क्योंकि अमाउंट ऑफ चार्ज हमें नहीं पता है, अमाउंट ऑफ चार्ज ही 1 कूलम है। अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोस रिक्वायर्ड टू, सॉरी, amount of charges required to produce कितना करंट? प्रोड्यूस 1 एम्पियर करंट, है ना? इन कितना सेकेंड? 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 कूलम, ठीक है? तो वो अमाउंट ऑफ चार्जेस जो 1 एम्पियर करंट फ्लो प्रोड्यूस करे 1 सेकेंड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 कूलम। तो ये आप अपने तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं कि जो हम लिख दिए वो लिख दिए। आपको पता है कि जिस टाइम I का वैल्यू 1 एम्पियर हो जाए और टाइम 1 सेकेंड हो जाए, तो जितना चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करना चाहिए 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करने के लिए, उस चार्ज को, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलेंगे 1 कूलम, ठीक है? तो आप 1 कूलम को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे 1 कूलम का डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे, 1 एम्पियर का पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, ये पता नहीं बहुत से लोगों को समझ ही में नहीं आता। अगर आज नहीं समझ में आए तो पूछना जरूर, ठीक है? क्योंकि आज के बाद तो ऑब्वियस बात है रिपीट नहीं होगा। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेकिन आज आपको समझ में आएगा क्योंकि आज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? देखो हो क्या रहा है, ये जो फॉर्मूला, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड है, ये मैक्सिमम हर टाइम, मैक्सिमम क्या, हर टाइम 2 पॉइंट के बीच का ही रहता है।
तो क्या करना है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। एक पॉइंट का नाम है ए और दूसरे पॉइंट का है बी। अब ए से बी तक, ए से बी तक क्या करना है, किसी चार्ज को ले जाना है। मान लो क्यू चार्ज है जो ए के पास है, अब इसको ए से बी तक ले जाना है। तो बताओ ये अपने आप चल जाएगा कि हमें कुछ काम करना पड़ेगा? कुछ काम करना पड़ेगा, या हम करें या बैटरी करे या सेल करे, कोई ना कोई तो काम करेगा, तभी ना क्यू जाएगा बी के पास, कि अपने आप चला जाएगा? बताओ, कोई काम करेगा तभी जाएगा। तो जो काम किया जा रहा है क्यू को ए से बी तक ले जाने में, वो काम है डब्ल्यू, वो काम है डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू काम करना पड़ रहा है क्यू को कहां तक, ए से बी तक ले जाने में। बात समझ में आया? तो एक बात बताओ, अगर क्यू को ले जाने में हमको काम करना पड़ रहा है डब्ल्यू, तो बताओ वन, अगर क्यू की जगह 1 यूनिट चार्ज हो तो उसको ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? बताओ, यूनिटरी मेथड सब जानते हो, कितना काम, डब्ल्यू बाई क्यू, है ना। क्यू चार्ज को ले जाने में डब्ल्यू काम करना पड़ रहा है, तो 1 यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा? डब्ल्यू बाई क्यू। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये डब्ल्यू बाई क्यू इसी को तो डिफाइन कर रहा है कि 1 यूनिट ऑफ चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना काम करना पड़ रहा है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुआ क्या ये, या किसी को डाउट रह गया? Sir, the difference between electric potential of 2 points is called potential difference. हाँ, इलेक्ट्रिक, शायद तुम ये पूछिए, आवाज क्लियर नहीं आया, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पूछ रही हो ना? ठीक है, नहीं तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, मैसेज करो। ठीक है, बाकी किसी को पूछना है यहाँ पे, यहाँ पे किसी पॉइंट में दिक्कत अगर है तो बोलिए। आर्म मीटर वो डिवाइस है रिवा, जो क्या किया जाता है, जो करंट को मेजर करता है, आर्म मीटर, और उसको सीरीज में कनेक्ट करते, बस इतना ही तो पता रखना है। ठीक है, आगे बढ़े क्या, ये समझ में आ गया बाकी सबको? संध्या, Yes, निधि, sir. निधि समझ में आ रहा है? अनम, Yes, sir. चलो ठीक है, Yes, sir. ठीक है चलिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसी को हम भी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? भी से। तो जो फाइनल फॉर्मूला हमारा आता है भी इक्वल टू डब्ल्यू क्यू, क्यू यहीं से आता है। अच्छा, एक आपका क्वेश्चन है आप लोग में से किसी का, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बोल सकते हैं ना, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है उस तरह से डिफाइन नहीं कर सकते पोटेंशियल डिफरेंस को। हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। उसको हम एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद तुमको पता चल जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस बार के सैंपल पेपर में, एक बार और हाँ इसी को डिस्कस करें, एक मिनट रुक जा। देखो, इस बार के सैंपल पेपर में, सीबीएसई का सैंपल पेपर सबको भेजे है ना ग्रुप में, अभी जो लेटेस्ट वाला है इस साल के लिए, Yes, sir. तो उसी सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बताता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको आंसर करना है, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, 1 मार्क्स का, इसलिए मतलब 1 वर्ड आंसर है। तो देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा, और जिसको समझ में आएगा वो बताना। पहले हम पढ़ते हैं, सम वर्क इज डन टू मूव, है ना, कुछ काम किया गया टू मूव अ चार्ज q फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट a इन स्पेस। यानी एक पॉइंट है इंफिनिटी, ठीक है, और एक पॉइंट है a, एक पॉइंट है इंफिनिटी और एक पॉइंट है a। अब ये जो q चार्ज है, q चार्ज को इस इंफिनिटी वाले पॉइंट से मूव करके ले कहां गया है, a पे ले जाया गया है ना। तो जब हम q चार्ज को
इंफिनिटी पॉइंट से ए पॉइंट पे ले जाएंगे, तो एक बात बताओ, कुछ काम करना पड़ेगा ना, है ना? तो कुछ काम जो करना पड़ रहा है उसको ये बोल रहा है सम वर्क, कुछ काम करना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये वर्क कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है? अब हो रहा है कि द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज गिवन एज भी। तो ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है भी, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या दिया हुआ है? भी। अब बोल रहा है व्हाट इज द वर्क डन, आपको क्या निकालना है? वर्क डन टू मूव दिस चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू, फ्रॉम इंफिनिटी, है ना, इंफिनिटी टू पॉइंट ए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड भी। तो आपको क्या निकालना है बताओ? यहाँ पे W निकालना है, और बोल रहा है चार्ज Q को इंफिनिटी से A तक ले जाया गया है, और A पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिया हुआ है, A पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है। देखो पोटेंशियल, यहाँ डिफरेंस वर्ड यूज नहीं किया है, यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया है? पोटेंशियल। तो A पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है, और वो क्या दिया हुआ है? भी। कोई हमको बता सकता है यहाँ पे W का वैल्यू क्या होगा? W का वैल्यू, W का वैल्यू क्या होगा? V इंटू, Q. ठीक है? यहाँ पे जो W का वैल्यू होगा वो होगा V इंटू क्यू। जो भी बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। वैसे जो भी बोल रहे हो बहुत सही बोल रहे हो। W का वैल्यू होगा V इंटू क्यू। चलो एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है श्वेतल, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक बात देखना। आप लोग को हम बताए थे कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? किसी को याद है इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? किसी को भी याद है? वेरी गुड, क्या बात है, तुम लोग तो पढ़ते हो यार, है ना। इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? जीरो, यानी भी एट इंफिनिटी ये माना गया है जीरो। और कभी भी पोटेंशियल अकेले हो ही नहीं सकता है, कभी भी पोटेंशियल अकेले हो ही नहीं सकता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। जब बोला जा रहा है ना कि पोटेंशियल एट ए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाया गया है, किसी चार्ज को, यानी भी जो बोल रहा है, भी का मतलब यहाँ पे देखो क्या एग्जैक्ट मतलब हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना। अगर ये समझ गए तो बात समझ में आ जाएगी। ये जो भी है ना, भी का एग्जैक्ट मतलब है कि भी इज द, यहाँ पे लिख रहे हैं इसका मतलब भी क्या है, तो भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो ये जो भी दिया हुआ है, ये भी बोल रहा है पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भी इज पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं भी इज द, एक मिनट, भी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इंफिनिटी एंड कौन सा पॉइंट है? इंफिनिटी एंड बोलो ए, पॉइंट ए, ठीक है। भी किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? इंफिनिटी और पॉइंट ए का। इसका मतलब हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज भी, है ना, मतलब ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, और ये डिफरेंस क्या है? भी एट ए का मतलब सिंपल सा हुआ कि पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। बट पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या होता है? जीरो हो जाता है ना, ये जीरो हो जाता है। तो पोटेंशियल एट भी जो हुआ, यस सर, तो ये जो डिफरेंस का वैल्यू जो आया, वो डिफरेंस का वैल्यू भी ए के बराबर ही आ जाता है, भी ए के बराबर ही आ जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एट इंफिनिटी क्या हो जाता है? जीरो। तो ये भी कुछ और नहीं, ये भी क्या है? डिफरेंस ही है, ये भी क्या है? डिफरेंस है। बट ये डिफरेंस क्या बता रहा है हमको? ये हमको ये बता रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ भी का फॉर्मूला सबको पता है, भी इक्वल टू क्या होगा? W बाय क्यू, है ना। अगर हम मान लेते कि क्यू चार्ज को W वर्क करके भी तक, ये ए पॉइंट तक ला रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो डिफिनीशन होता है भी का, वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन
amount of work done in moving unit charge, amount of work done in moving unit charge from infinity to point A. Point A is W. ठीक है, ये जो है amount of work done in moving unit charge from infinity to point A है ना, इस वर्क डन को हम लोग क्या मान रहे हैं? W. इस वर्क डन को हम लोग क्या मान रहे हैं? W. और इसी अमाउंट ऑफ वर्क डन को जो यूनिट चार्ज को मूव करवाता है फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर है? तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा भी हो गया. तो यहाँ पे किस चार्ज को मूव करवाया जा रहा है? क्यू को. तो क्यू को मूव करवाया जा रहा है और क्यू को ले जाने में वर्क किया जा रहा है डब्ल्यू. तो बताओ यूनिट चार्ज यानी 1 यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क किया जाएगा? W बाई क्यू, यानी दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V. तो यानी यहाँ पे V इक्वल टू आपका हो जाएगा W बाई क्यू, और इसलिए W इक्वल टू वी क्यू हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं. क्लियर है? हेलो, क्लियर हुआ ये पॉइंट क्या? यस सर. ठीक है, नो सर. नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, इन शॉर्ट आपको बस इतना लिखना था. इसका आंसर तो आपको पता है, वैसे आंसर के अकॉर्डिंग आपको पता है कि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, Q चार्ज है. तो Q चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट A तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो काम का बस आपको फॉर्मूला लिखना है, और W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू. बस ये जो V है, V यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो किसके बीच का दिया हुआ है? बिटवीन इंफिनिटी एंड पॉइंट ए. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ना लिखकर इसी को क्या बोल रहा है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए. बस यही है, और कुछ अलग है नहीं. मतलब जब भी आपको भी बोल रहा है मतलब उस पॉइंट पे इंफिनिटी से चार्ज को ले जाया गया है. डिफरेंस तो है, कहीं ना कहीं से ले जाया गया है. अगर किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल बोल रहा है तो वहां पे उस चार्ज को इंफिनिटी से ले जाया गया है, और कुछ नहीं. उम्मीद करते क्लियर होगा थोड़ा बहुत. नहीं क्लियर होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डिस्कस कर देंगे. एक बार सोचना इस क्वेश्चन पे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ने अभी पोटेंशियल डिफरेंस ही है. एक्चुअल में ये जो है ये हम लोग ओम्स लॉ की बात कर रही है. कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ सबको पता है. ओम्स लॉ में क्या हम लोग पढ़ते हैं? कौन सा स्टेटमेंट होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो क्या हो जाता है? V इक्वल टू IR. सबको पता है ये, तो इसमें ज्यादा कुछ बताने का जरूरत है नहीं. और आपको ये भी पता चल चुका है कि जिस फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, बस कैसे डिपेंड करता है वो बताना है. जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है, रेसिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है ना, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? याद है? डायरेक्टली. वेरी गुड. लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा. ठीक है, वही अगर हम सेकंड पॉइंट बात करें, रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली होता है या इनवर्सली? इनवर्सली होता है. तो यहाँ पे रेसिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, और कौन सा फैक्टर होता है? ओम्स लॉ का डिफिनीशन भी एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना. ओम्स लॉ का डिफिनीशन बिल्कुल ही आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए देखिए सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट, रेसिस्टेंस और किस चीज पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे. और फोर्थ एक और पॉइंट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. हम लिखे नहीं है लेकिन आपको ये याद रखना है. हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर. थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गया था. चलिए जल्दी से अब हम लोग रेसिस्टिविटी कर लेते हैं, यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो रेसिस्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी हमको पता है. सबसे पहले रेसिस्टेंस के बारे में यहीं से निकला है. तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, है ना. इसको इक्वेशन 1 मानते हैं. रेसिस्टेंस ही
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। और फ्रॉम 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं बताइए, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A। और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम यहाँ पे हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रो, है ना। इस सिंबल को हम रो पढ़ते हैं, और रो है क्या, तो रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं। और रेसिस्टिविटी का डिफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप याद रखिएगा। दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं द रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल, है ना। रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज कॉल्ड इस रेसिस्टिविटी। यानी रेसिस्टिविटी कुछ और नहीं, रेसिस्टेंस ही है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम का। और इसको एक और वर्ड में हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू एरिया होता है, लेंथ इंटू एरिया ही होता है वॉल्यूम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेंथ इंटू एरिया होता है वॉल्यूम, ठीक है। अगर दिक्कत है तो उस वाले नेक्स्ट देखो, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, LBH होता है। तो LB बेस एरिया हो गया ना, और ये क्या हो गया, हाइट। तो वॉल्यूम को हम बोलते हैं एरिया इंटू हाइट, और इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, हाइट को लेंथ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। यानी रेसिस्टिविटी अगेन रेसिस्टेंस ही है, मटेरियल का रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ही है, बट किस मटेरियल का रेसिस्टेंस है, जिसका हम यूनिट लेंथ ले रहे हैं और जिसका हम क्रॉस सेक्शन एरिया भी यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। एंड फाइनली आपका फैक्टर्स, ये सारा पॉइंट टेबल हमको भरना है ना। और यहाँ पे हमारा चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। लेंथ ऑफ द वायर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, यस करता है, ठीक है। उसके बाद रेसिस्टिविटी पे नो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, यस और नो, यस। एंड रेसिस्टिविटी इस पे डिपेंड करता है या नहीं, बताओ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। और नेचर ऑफ द मटेरियल पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, दोनों यस, ठीक है। Yes. और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड यस करता है, ठीक है। और यहाँ तक जो हम लोग पढ़े हैं, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सारा फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जहाँ पे आपको सबका वैल्यू पता है कि कौन क्या है, इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। तो ये सारा चीज आपको पता है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, इतना रिवाइज करने के बाद अब आता है कि अब आपको पार्ट 1 का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए उतना समय तो बचा नहीं है, लेकिन एक आध क्वेश्चन करवा देते ताकि आपको पता चले कि जितना हम पढ़ाए, जितना स्लाइड बता दिए, उसको एक बार बस रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो 3 से 4 क्लास में आपका इलेक्ट्रिसिटी पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये सारा चीज रिवाइज कर लिए हम लोग, तो उसके बाद क्वेश्चन बताना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब आपको हम सेंड करते हैं और आप हमको बताइए कि क्या आंसर होगा, और उम्मीद करते हैं मैक्सिमम लोग सही आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन, है ना। ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता सकते हो, बता सकते हो। लॉन्च किया जाए पोल, चलिए यस सर। तो आंसर सही करो, देखते हैं कितने लोग आंसर सही कर पाते हो। इसमें ऐसे 100% हमको रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। 100% आंसर करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, रिजल्ट तो बहुत ही यूनिक है, शेयर करें तुम लोग के साथ रिजल्ट की, छोड़ दे, है ना। चलो, यस सर, करिए, शेयर करिए। आंसर तो 100% का आ गया, है ना। अब एंड करते हैं, और ये रहा रिजल्ट, दिख रहा है सबको। यानी सब लोगों ने आंसर डी चूज किया है, एक कोई बच्चा है जिसने ए चूज किया है ना। अब उम्मीद करते हैं कि गलती से हो गया होगा, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा, अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टेंस नहीं है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द
मटेरियल। नेचर। तो आंसर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। समझ में आ रहा है? चलो एक और क्वेश्चन करके फिर एंड कर देते। तो ऐसे टाइप से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जितना पढ़ाएं उतना, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद एंड करते हैं। देखते हैं इसका आंसर आप लोग में से कितने लोग कर पाते हो। देखिए क्या दिया हुआ है आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट का वैल्यू दिया हुआ है, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी आई इक्वल टू दिया हुआ है 1 एम्पियर, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड वुड बी, यानी टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 16 सेकेंड। और आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन का वैल्यू निकालने बोल रहा है, एन का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली निकालना है, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली निकालना है, ठीक है? ये क्वेश्चन जो बना दिए समझो कि बहुत अच्छे से समझ गए बात को। देखते हैं कितने लोग का सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है? ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। अब कैसे सॉल्व करना है, देखो आपको यहाँ पे आई और टी दिया हुआ है, तो आई और टी के फॉर्म में आपको एक फॉर्मूला पता है, वो है Q इक्वल टू आई टी। पता है या नहीं पता है? आई बाई टी, Q इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सॉरी आई इक्वल टू Q बाई टी। Q इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू Q बाई टी, तो Q इक्वल टू आई टी हुआ ना। आई जो करंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े वो क्या पढ़े, Q बाई टी, ये पढ़े ना। तो Q इक्वल टू क्या हो गया बताओ, आई टी। तो चलो आई और टी दिया हुआ है। अब एक बात बताओ कि चार्ज को का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, NE, होता है या नहीं बता? तो इस Q को हम NE से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना? तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, N का ना। तो N के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, I इंटू टी डिवाइडेड बाई E, यही होगा ना? होगा या नहीं बताओ? Q को बस हम Q इक्वल टू आई टी हुआ और Q का फॉर्मूला NE कर दिए, है ना? तो N का वैल्यू निकालना है। तो I का वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर, 1। टाइम का वैल्यू क्या है, 16 सेकेंड। और E का वैल्यू क्या है, क्या होता है E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर, बताइए, माइनस -19 वेरी गुड, माइनस 19 कूलम। अब बताओ यहाँ से 16 तो ऊपर आ गया, है ना? और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। तो ये 16 और 16 यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? ये 16 और 16 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या चल गया, ऊपर आ गया 10 टू दी 10, और इस 10 टू दी पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर +19। तो बताओ 19 + 1 कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर 20। क्वेश्चन तो आसान था, हाँ या नहीं था बताओ? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। तो जितने लोगों ने करेक्ट बनाया वेरी गुड, है ना? लेकिन ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। चलो यहाँ पे हम